कर रहे हैं, पर अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से, खाते के हिसाब से, सांख्यिकी के हिसाब से, संख्या के हिसाब से, लिखित दस्तावेज के हिसाब से अगर उनको पूछ लेते हैं तो वो शर्मा जाते हैं, बता नहीं पाते हैं। कोई सा भी संगठन जो समणों का, दलितों का, शोषितों का, बैकवर्डों का, कन्वर्टेड लोगों का कैसा भी संगठन हो, उन सबकी ये हालत लगभग बराबर है। और वो इस हालत के लिए कोई चिंतन मनन या कोई तैयारी करने को भी तैयार नहीं है। उनको जगाओ, उनको बताओ, उनसे पूछो तो वो अपनी हार को स्वीकार नहीं करते, वो समस्या को स्वीकार नहीं करते, वो अपनी कमी को स्वीकार नहीं करते, वो फेल हो चुके हैं इस बात को स्वीकार नहीं करते, वो अपना एनालिसिस नहीं करते, वो अपनी समीक्षा नहीं करते, वरन दाएं बाएं के ऐसे कारण, ऐसे बहाने खोजते हैं जिससे उनकी आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्म तुष्टि, आत्मसंतुष्टि हो जाए। बस काम हुआ या नहीं हुआ, काम में कमी रह गई, इस बारे में कोई भी मतलब उनको नहीं। और वो ऐसे ही मर जाते हैं, इसी गुमान में मर जाते हैं। हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हमने ये किया। कोई उनसे पूछे तो कहते हैं कि हमने बहुत काम किया पर इतनी समझ नहीं है, या समझ है भी तो स्वीकार नहीं करते कि उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई, सुख, विकास और सुरक्षा नहीं मिला, बल्कि दुख मिला। जितने विकसित हुए थे वो विकास चला गया, अनडेवलप्ड की श्रेणी में आ गए, अविकसित की श्रेणी में आ गए। और सुरक्षा का तो कहीं अता पता ही नहीं है। अब तो असुरक्षा का भाव ज्यादा है इसको स्वीकार नहीं करते। ये जब तक कोई व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करता, जब तक कोई संगठन ये स्वीकार नहीं करता कि हाँ मेरे को बीमारी है, तब तक इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर कितना इलाज करे, क्योंकि वो अपने आप को बीमार मानता नहीं। वैसे ही कोई संगठन जब तक ये ना कहे, ये स्वीकार ना कहे कि वो असफल हो गया या वो सफल नहीं हो सकता है, या पूरी जिंदगी में भी अगर वो पूरी मेहनत करेगा तो उसकी पूरी जिंदगी की घोड़ा भाग में यहां तक पहुंचेगा, इसको भी स्वीकार नहीं करता। सब तुसित लोग में रहते हैं। तुसित लोग वो है जहां बुद्धिस्ट लोगों को ये बताया जाता है कि 29वें बुद्ध आने वाले हैं, उनका नाम मैत्रेयी बुद्ध होगा। उनसे पूछो कहाँ हैं तो वो कहते हैं तुसित लोक में हैं। और उनसे पूछो तुसित लोक में कौन लेके आया समाचार, किसने बताया, किसी ने देखा क्या, तो कहते हैं बहस नहीं है इसमें, बस विश्वास है, बात खत्म हो गई। या कहीं लिखा हुआ है, बात खत्म हो गई। और कई जगह तो मैत्रेयी बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां भी बनाई हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी, 200-200 फुट की। तो वैसे ही लोग हमारे तुसित लोग में रहते हैं। यहाँ जमीन पे क्या चल रहा है उससे उनका कोई लेना देना है नहीं। बहुत सारे लोग मायूस हो गए, पर उनको ये पता ही नहीं कि मायूस क्यों हुए। बहुत सारे लोग पागल हो गए, उनको ये पता ही नहीं कि पागल क्यों हो गए। बहुत सारे लोग खाने खराब हो गए, उनको ये पता ही नहीं कि घर के
बर्तन भांडे कैसे बिक गए। बहुत सारे लोगों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई, उनको एहसास ही नहीं कि उनके साथ में ऐसा क्या हो गया। फिर भी भ्रम में जीते हैं, संशय में जीते हैं, डाउट्स में रह जाते हैं और उनको क्लियर भी नहीं करते हैं। इससे समस्या बढ़ती है। समन संघ में बहुत सारे अधिकार दिए, बहुत सारी चीजें नई नई बताई और बहुत सारी चीजों को डिस्कवर किया। जो कवर्ड थी उनको डिस्कवर किया, उनके पर्दे हटाए, आंखों के आगे से पर्दे हटाए। बहुत थोड़े से हैं जिनको हम बहुत कहते हैं, पर अभी बहुत सारे बाकी हैं। बहुत सारे डिस्कवरी भी बाकी हैं। एक साथ बताने से दिक्कत हो जाती है, इसलिए धीरे धीरे बताते हैं। तो काम एक साथ नहीं बताते कि क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, विद्रोह हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे बताते हैं कितना कर सकते हैं, कितना नहीं नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं है। तो धीरे धीरे करके बताते हैं। पहले से टेस्टेड है समन संघ। यहाँ लगभग 150 लोग अभी जुड़े हैं और धीरे धीरे बढ़ जाएंगे या बाद में बढ़ेंगे, घटते बढ़ते रहते हैं, पर अभी बढ़ रहे हैं। पहले से टेस्टेड है समन संघ। इसलिए कोई कुछ भी कहे पर ये अपने गंतव्य तक जाएगा, क्योंकि इसकी जो नियति है वो इसके परिणाम तक पहुंचेगी पहुंचेगी, वो रुकेगी नहीं। और इसके जो कार्यक्रम हैं वो दुनिया के सबसे आसान कार्यक्रम हैं। सबसे आसान, यानी दुनिया में जितने भी संगठन हैं उन सब में सबसे आसान कार्यक्रम। तो क्या कार्यक्रम है? मैं समन हूं, ये कार्यक्रम है बस। मैं समन हूं, ये समन संघ का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त अभी कोई कार्यक्रम और नहीं है। ये अपने आप में सबसे विशाल कार्यक्रम है। तो नए जो लोग हैं हमारे, उनको समझ में आने में देर लगती है। कई बार चक्कर खा जाते हैं, ये क्या है, मैं समन हूं, ये कहां से आया, मैं समन हूं, समन शब्द कहां से आया। बुद्धिजीवी जानते हैं पर मानते नहीं, और जो साधारण लोग हैं वो मानने को तैयार हैं पर जानते नहीं। बुद्धिजीवी किसी भी हालत में इस बात को जबान पे लाने के लिए तैयार नहीं है कि वो समन है। तो उनसे हम चुपके से पूछ लेते हैं, बुद्धिजीवी भाई साहब, क्या आप वमन हो, क्या आप ब्राह्मण हो? तो वो कहता है नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं वमन नहीं हूं। तो उससे पूछते हैं, भाई फिर क्या हो आप, फिर आपकी पहचान क्या है? वो जानता है कि वो समन है पर बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलता? इसलिए नहीं बोलता कि वो समन लोगों को मान्यता देकर अपने आप को ये सिद्ध नहीं कराना चाहता कि उसको ये पता नहीं था कि हमारी पहचान समन है। वो तो अपनी पहचान लेके घूम रहा है। वो कहता है कि मैं तो फलानी जात का आदमी हूं, ये जात मेरी पहचान है। वो तो कहता है मैं फलाने धर्म का आदमी हूं, ये धर्म मेरी पहचान है। वो तो कहता है कि मैं फलाने प्रदेश का आदमी हूं, ये प्रदेश मेरी पहचान है। वो तो कहता है कि मैं फलानी भाषा बोलता हूं, इसलिए मैं उस भाषा का पहचान मेरी है। वो तो कहता है मैं तो मनुष्य हूं, ये मनुष्यता मेरी पहचान है। वो तो कहता है कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक स्त्री और पुरुष, मैं तो उनमें से एक हूं। वो तो कहता है कि मैं मन से और स्वभाव से इस तरह का व्यक्ति हूं, व्यवहार से इस तरह का व्यक्ति हूं, वो मेरी पहचान है। वो तो कहता है कि
ये जो पूरी दुनिया में मेरे को पुकारा जाता है, जिस क्षेत्र के नाम से, जिस जगह के नाम से, जिस माता पिता के नाम से, जिस कुनबे के नाम से, जिस कबीले के नाम से, वो मेरी पहचान है। ये पहचान वो बताता है और इसी को लेके चलता है। धर्म की, मजहब की, जात की, काम की पहचान, देश की पहचान, क्षेत्र की पहचान, भाषा की पहचान, लिंग की पहचान, व्यवहार की पहचान, बहुत सारी पहचान वो देता है। पर जब सामने वालों से पूछता है तुम्हारी क्या पहचान है, तो सामने वाला व्यक्ति कहता है हम ब्राह्मण हैं, हम वमन हैं। तो कुछ नहीं पूछता, उसके बाद चुप हो जाता है, जैसे सब कुछ समझ गया हो, जैसे सारा ज्ञान जानता हो कि क्या वमन है क्या ब्राह्मण है। मुंह नहीं खुलता उसका, सवाल नहीं निकलता बाहर एक। पर जब वही वमन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो क्या बताता है? कहता है हम फलाने आदमी हैं, जात का नाम बताता है, फलानी जात है। तो उसको चैन नहीं मिलता, पूछता है जात में भी कोई जात है क्या, गोत्र वोत्र है, वो पूछता है। उससे भी चैन नहीं मिलता, कौन सी भाषा कहाँ की हो वो पूछता है। उससे भी चैन नहीं मिलता उसको, क्षेत्र पूछता है। उससे भी चैन नहीं पूछता, तो उसका धर्म और रिलीजन पूछता है। बहुत सारी चीजें उससे पूछता है। तो बताता जाता है उसको कि मैं जात से ये हूँ, काम से ये हूँ, धर्म से ये हूँ, मजहब से ये हूँ, लिंग ये है, भाषा ये है, क्षेत्र ये है। सब बताता है उसको, रूप बताता है, रंग बताता है। पर उसने जो पूछा तो एक शब्द में ही बात बन गई। उसने उससे पूछा तू कौन है भाई, कहता मैं ब्राह्मण हूँ, वमन हूँ। तो उसका जात नहीं पूछता, उसका धर्म नहीं पूछता, उसका मजहब नहीं पूछता, उसका क्षेत्र नहीं पूछता, उसकी भाषा नहीं पूछता, उसका व्यवहार नहीं पूछता, उसका लिंग नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछता उससे। इसको समझो कि मैं समन हूं क्या चमत्कारिक चीज है, और मैं वमन हूं कितना चमत्कारिक है। मैं वमन हूं का चमत्कार सब जानते हैं, एक शब्द बता दिया, मैं वमन हूं, बात खत्म। कोई आगे पीछे कुछ नहीं पूछना है, जैसे सब जानकारी मिल गई हो, मुंह बंद हो जाता, सिल जाता है। उससे बड़ा शब्द है मैं समन हूं। अगर आप किसी के अपने परिचय में ये बताते हो कि मैं समण हूं, इसका मतलब सारे प्रश्न खत्म। पर एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि सामने वाला किसी भी हालत में ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण से भी बड़ा हो सकता है, कोई व्यक्ति वमन से भी बड़ा हो सकता है, कोई पहचान वमन से भी बड़ी हो सकती है। इस बात को स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं है। पर यह सच है कि अगर मैं समण हूं बोलोगे, या बोलोगे कि मैं समण हूं, मेरी पहचान समण है, तो वो पहचान वमन से 1000 गुना ज्यादा बड़ी है। 1000 गुना ज्यादा तो मैं कम बोल रहा हूं, अगर 1,00,000 गुना बड़ा भी बोलूं तो वो भी कम बैठेगा। क्योंकि जनसंख्या के बल पे, जनसंख्या के हिसाब से, और यहाँ के रहने के हिसाब से, भारत के रहने के हिसाब से, और यहाँ की सभ्यता के हिसाब से, यहाँ की इकलौती सभ्यता के हिसाब से, इस देश के मालिकाना हक के हिसाब से, एक ही नाम निकल के आता है, और वो निकल के आता है समण। वमनों की कोई सभ्यता, कोई संस्कृति यहां नहीं है। इसको पूरी तरह से, अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लो। इस पे बहस कर सकते हो खुलेआम, चौराहे पर, मेट्रो में, टैक्सी में, कार में, जहाज में, घर में, टीवी पर, बिना पढ़े, बिना किताब को जाने, बिना कोई वीडियो सुने, इस बात पे डंके की चोट पे 200% बहस कर सकते हो कि भारत के अंदर केवल और केवल एक सभ्यता है, और सभ्यता का नाम है समण सभ्यता। पुराने समय कहते थे उसको सिरमण सभ्यता।
और कोई व्यक्ति कहे कि यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता है, कोई कहे कि यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता है, कोई कहे कि यहाँ ब्राह्मण सभ्यता है, कुछ इतिहास है और कुछ गप हैं। जब इतिहास के अंदर कोई शहर मिलता है दबा हुआ रेत की नदी के नीचे, और उसमें कुछ दीवारें मिलती हैं, कोई मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, कोई उसमें किसी मुर्दे की हड्डियां मिलती हैं, किसी के कोई नग नगीने, कोई रत्न वगैरह मिलते हैं, कोई ज्वेलरी, कोई कुछ ऐसा सामान मिलता है, तो उसके हिसाब से जो खोजकर्ता होते हैं वो खोजकर्ता उस जगह के हिसाब से उसका एक नाम देते हैं कि ये खोज यहां हुई, और उस नाम को वो सभ्यता बोल देते हैं कि ये सिंधु रिवर के पास से मिले गांव, इसने इसको सिंधु सभ्यता बोल दिया, क्योंकि सिंधु से चल रहा है या मेसोपोटामिया में चल रहा है, या दुनिया में बहुत सारी खोज हुई है, उनको अलग अलग बोलते हैं। वो कहते कि यहाँ कुछ लोग रहते थे, इसलिए उनके रहन सहन के नाम को उस जगह के नाम पे सभ्यता बोल दिया, लिखने के लिए मात्र। पर अगर वो सिंधु सभ्यता वास्तव में सिंधु के नाम से जीवित होती तो कहीं ना कहीं वो जीवित लोग होते, और वो जीवित लोग बोल रहे होते कि हम सिंधु सभ्यता के लोग हैं। पर ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी किसी सभ्यता के नाम से बोलता नहीं। और अगर सिंधु सभ्यता के नाम की कोई सभ्यता होती तो उनके लोगों को सिंधु बोला जाता कि ये लोग सिंधु हैं। कुछ सरदार अपने आप को सिंधु लिखते हैं, पर सरदारों की जो लैंग्वेज है वो बाद में बनी है, और सिंधु को कई लोग कुछ और भी नामों से बोलते हैं। इसलिए जो गुरमुखी बनी है वो अभी बनी है, तो सिंधु लिखते हैं, या सिंधु बॉर्डर है, या सिंधु कोई प्रदेश का नाम नाम है, पर सभ्यता का नाम नहीं है। सभ्यता का जो नाम है, जो ब्रहदल है, वो समण है। क्योंकि यहाँ भारत के लोगों की जो बातें बाहर गई हैं वो समण के नाम से गई हैं, मेसोपोटामिया या सिंधु या किसी और सभ्यता के नाम से नहीं गई हैं। तो समण, यहाँ के लोगों को सिरमण बोला करते थे, समण बोला करते थे, और समणीय धम और समणीय धम की बातें बाहर जाती थी। इसलिए जो बृहद नाम है यहाँ का, यहाँ के लोगों की पहचान का, वो समण रहा है। और यहाँ वमन सभ्यता का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है, और हो नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ के हैं नहीं, जो व्यक्ति यहाँ रहते नहीं, जो व्यक्ति बाहर से आए हैं, बाहर से आने वालों की कॉलोनीज होती हैं, छोटी छोटी लोकेलिटीज होती हैं, छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं। उनकी कोई भाषा, कोई उनका कल्चर या उनका कोई फेस्टिवल नहीं नहीं होता, कोई उनका उत्सव नहीं होता। जो लोग यहाँ कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, अगर आप उनसे बात करोगे कि बताओ तुम्हारी सभ्यता का नाम क्या है, बता नहीं सकते, क्योंकि उनकी सभ्यता यहीं की है। वो कैसे कहें कि हम अरब सभ्यता के लोग हैं या अरबी हैं, वो तो कन्वर्टेड हैं। इसलिए अरब के अंदर रहने वाले ठोक कर कह सकते हैं कि हम अरबी हैं, अरब सभ्यता के लोग हैं। पर यहाँ के लोगों ने अगर मुस्लिम धर्म एडॉप्ट किया है तो वो अरबी नहीं हो जाते, वो अरबी सभ्यता के अरब लोग नहीं हो जाते, वो कोई अरबी शेख नहीं हो जाते, वो कोई अरबियों की तरह चोगा नहीं पहनते हैं, वो कोई अरबियों की तरह जो उनके शादी ब्याह के कल्चर हैं वो नहीं अपनाते हैं। वो कल्चर सारी यहीं की है, सिर्फ उन्होंने रिलीजन या मजहब चेंज किया है। और मजहब चेंज करना, रिलीजन चेंज करना सभ्यता को चेंज नहीं करता। आपका रिलीजन मत आपकी सभ्यता को नहीं बदल सकता। आपके रिलीजन से, आपके धर्म से आपके अंदर कोई बदलाव हो सकता है, पर सभ्यता में कोई बदलाव नहीं होता। 19-20 कोई छोटा मोटा बोलचाल का भाषा का आने की कोशिश करे तो हो जाता है, पर उनके एक्सेंट नहीं बदलते, यानी कि भाषा बोलने का तरीका नहीं बदलता। तो अरबी सभ्यता का व्यक्ति यहाँ है नहीं, पर मुस्लिम यहाँ बहुत ज्यादा है। ऐसे ही जो अंग्रेज यहाँ आए, कुछ चले गए, कुछ रह गए, तो यहाँ कोई इंग्लिश सभ्यता नहीं है। इंग्लिश सभ्यता तो इंग्लैंड में ही है, इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश बोला जाता है। यहाँ जो अंग्रेजी सीख गए और अंग्रेजी बोल रहे हैं उनको कोई इंग्लिश नहीं कहता, उनको कोई अंग्रेजी नहीं कहता, उनको कोई ये नहीं कहता कि ये इंग्लिश सभ्यता के लोग हैं, अंग्रेजी बोलते हैं तो ये इंग्लिश लोग लोग हो गए, इनकी कल्चर इंग्लिश है, ऐसा नहीं बोलते। उनको बोलते हैं कि ये यही भारत के लोग हैं।
हम आज की डेट में उनको भारत की सभ्यता बोलते हैं, पर ओरिजिनल शब्द तो, क्योंकि भारत शब्द तो बाद का है, ओरिजिनल शब्द समण है। तो ये जो समण सभ्यता है, ये इकलौती सभ्यता है। इसके पार्ट हो सकते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं अलग अलग कबीलों में, पर इसका सामूहिक जो नाम है वो समण सभ्यता है। और समण सभ्यता होने के साथ ही हमारी जो पहचान है, जैसे अरबी को, अरबी सभ्यता वाले को अरबी बोलते हैं, जैसे इंग्लिश सभ्यता वाले को इंग्लिश बोलते हैं, जैसे जो पारसी सभ्यता है उसके व्यक्ति को पारसी बोलते हैं, जैसे यहूदी सभ्यता वाले को यहूदी बोलते हैं, वैसे ही भारत में जो लोग समण सभ्यता के लोग हैं उनको समण बोलते हैं। अब समण सभ्यता के व्यक्ति जब आपस में एक दूसरे को समण बोलेंगे और ये कहेंगे कि मैं समण हूं, तो फिर सामने जो वमन है उससे बराबरी की बात होगी। अब सामने वाले से जो इंट्रोडक्शन होगा वो बराबरी का होगा। वो पूछेगा आप कौन हो, तो आप कहोगे मैं समण हूं, सीधे स्वभाव में बोलना है। वो आप उससे पूछोगे आप कौन हो, तो वो कहेगा मैं वमन हूं। वो आपसे आगे नहीं पूछ सकता कुछ भी। अगर वो आपसे पूछे कि आपकी जाति क्या है, तो आप उससे पूछेंगे आपकी जाति क्या है। वमन जाति नहीं बता सकता क्योंकि उसकी कोई जाति नहीं होती। और जो आज के समय जातियां चलती हैं वो हमारी जातियां नहीं हैं, वो हमारे काम के नाम हैं। वो सारे हमारे काम के नाम हैं। और कौन से काम के नाम हैं? जो कभी हमारे बाप दादाओं ने इस देश में, इस देश को चलाने के लिए किए। क्योंकि सारे लोग हमारे काम ही करते थे। कोई राजा का काम करता था, कोई वजीर का काम करता था, कोई सेनापति का काम करता था, कोई अनाज उगाने का काम करता था, कोई अनाज बेचने का काम करता था, कोई लकड़ी का रथ बनाने का काम करता था, कोई लोहे का तीर बनाने का काम करता था, कोई सोने के गहने बनाने का काम करता था। ये सारे ही लोग जितने भी कामगार थे यहीं के थे और ये सारे सारे समन थे। कोई ये कहे कि बनिया और ठाकुर और क्षत्रिय, जो क्षत्रिय और वैश्य होते हैं, ये व्यक्ति बाहर से आए हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि व्यापार का काम हम ही करते थे, क्योंकि लड़ने का काम हम ही करते थे, क्योंकि राजा का काम भी हम ही करते थे, और जो पुरोहित का काम है, परहित का काम, वो भी हम ही करते थे। हमारे ही लोग होते थे जो झान होते थे, जिनको हम झा बोलते थे या जिनको हम आज की समय ओझा बोलते हैं, वो हमारे लोग होते थे जो झान सिखाया करते थे, ध्यान सिखाया करते थे। ये जो बाहर के लोग आए हैं, इन्हीं में से कुछ लोग डंडा लेके लठैत बन गए और इन्हीं में से कुछ लोग व्यापारी बन गए। तो व्यापारियों के दो वर्ग हैं भारत में, समण और वमन। और क्षत्रियों के यानी लड़ाई लड़ने वालों के दो ग्रुप हैं भारत के अंदर, एक समण और एक वमन। जो लोग यहाँ के हैं और जो लड़ाकू हैं, लड़ने वाले हैं, जो सेनाओं के पहले सिपाही रहे हैं, सेनापति रहे हैं, वो समण, उनकी संख्या समणों की ज्यादा है, वमनों की संख्या बहुत कम है। और हमारे लोग बड़े बड़े अच्छे विद्वान रहे हैं, इसलिए ज्ञानी और पुरोहित और पंडित हमारे लोग रहे हैं, ये हमारी उपाधियां नहीं हैं। आज भी वो लोग हैं, पर उनकी मान्यताएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। उनकी मान्यताएं वापस आ जाएंगी, संत वापस आ जाएंगे, तो मान्यताएं दोबारा से डेवलप हो जाएंगी। इसलिए इस पूरे सार में, इस पूरे विकास में, सुरक्षा में और सुख में जो हमें प्राप्त है, उसमें अगर कहीं बाधा है तो छोटी सी बाधा है कि हम अपना इंट्रोडक्शन सही से नहीं दे पा रहे हैं। हम अपनी पहचान सामने वाले को सही से नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा, सामने वाले को मारो गोली, सामने वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसे क्या पहचान देते हैं क्या नहीं, वो हमारा क्या लगता है। पर हम खुद को भी ये पहचान सही नहीं दे पा रहे हैं। हम हजार बार ये बता रहे हैं कि मैं समण हूं, मैं समण हूं, मैं समण हूं। तो एक बार आदमी अपने मन से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि वो समण है, क्योंकि आदत में नहीं है, क्योंकि इतने दिन से तो जातों से खेल रहा है, एक घटिया घटिया नाम से उसे आदत पड़ गई है। अपना परिचय अपनी जात से बताने का, अपना परिचय अपने मजहब से बताने का, अपना परिचय दीनहीन बताने का, और दलित दलित कह के हाथ पैर जोड़ने का, और दलित दलित कह के ये पुकार करने का कि जो मैं दलित हूँ मार दिया, मैं तो ओबीसी हूँ मार दिया, मैं तो माइनॉरिटी हूँ तो मार दिया। एक आदत सी पड़ गई है उसे।
इसलिए ये जो चमकता हीरा है, क्योंकि कंकड़ मिले हैं पूरी जिंदगी, तो उसे यकीन नहीं हो रहा है कि ये हीरा भी हो सकता है उसका, और जबकि सामने पड़ा हुआ है। उठा लो। मैं समन हूं, वो डायमंड है, वो हीरा है जिसकी चमक से सारी अंधेरा, सारी गरीबी, सारा दुख, सारा जो अविकसित भारत है, सारी जो असुरक्षा है, वो सब खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक पहचान से कि मैं समन हूं। इस पहचान के लिए हमें करना क्या है? इस पहचान के लिए हमें अपने रिश्तेदारों से और अपने परिवार से शुरुआत करनी है। हम अपने बच्चों को कितना ये सिखा पाए कि वो समन है। बच्चों को तर्क नहीं दिया जाता। जिन पे हमारा भरोसा होता है, जो हमारे परिवार के लोग होते हैं, उनको यकीन दिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको पूरी कहानी सुनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाप को यकीन है तो औलाद को यकीन 100% ऑटोमेटिक आता है। वो बाप की बात मानते हैं, माँ की बात मानते हैं। पर आप उनको जानकारी दे दो कहीं अगर वो जाएं कि क्या है क्या नहीं, पर सबसे पहले उनको बताओ कि बस आंख बंद करके आपने मैं समन हूं बोलना है। अगर बाप की समझ में आ गया तो परिवार की समझ में आता है, और परिवार की समझ में आता है तो परिवार से जो बाहर से स्त्री आई हुई होती है, इत्थी आई हुई थी बाहर से, जो परिवार की मुखिया होती है, हमारे परिवार में तो नारी मुखिया रही हैं, वो जिस परिवार से जुड़ी है उस परिवार के लोगों को सिखा सकती है, बता सकती है, कह सकती है कि हमने एक नई बात जानी है जो बहुत पुरानी है। हमने एक नई बात जानी है जो बहुत पुरानी है, और हमें उस पुरानी बात से पता चला कि हमारी जो पहचान है वो बड़ी गौरवशाली है, और हम कोई जात वात नहीं जानते, हम तो समन हैं, और समन वमन से 1000 गुना बड़े होते हैं। ये बात उसको बतानी है। कोई हंसेगा, कोई यकीन नहीं करेगा। कैसे यकीन करे? बहुत दिनों से बड़ी तड़फ रही है कि जात वात से निकल जाएं। बहुत दिनों से ये तड़फ रही है कि हम कहीं ऊंचे घोषित अपने आप को कर लें। बहुत दिनों से तड़फ रही है कि कोई ऐसा इतिहास मिल जाए जिसमें पता चले कि हम कभी सिरमौर हुआ करते थे, हम कभी गौरवशाली इतिहास के बहुत ऊंचे पन्ने हुआ करते थे। तो इतने दिन से, इतनी तड़प से यकीन नहीं होता। यकीन नहीं होता कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसा शब्द भी है क्या, ऐसी पहचान भी है क्या। अच्छे अच्छों को यकीन नहीं होता, अच्छे अच्छों को यकीन नहीं होता। इसलिए यकीन दिलाना पड़ेगा, और यकीन पहले करना पड़ेगा। मैं समन हूं, और मैं वमन से बड़ा हूं, और मैं 1000 गुना बड़ा हूं, मैं 1,00,000 गुना बड़ा हूं, और गारंटेड हूं। गारंटेड। लिखवा लो। अगर किसी को यकीन ना हो तो किताबों में लिख देंगे, किताबों में लिखा हुआ मिलेगा। तो फिर समस्या कहाँ है? घर से शुरुआत करनी है, घर से आरंभ करना है। और संगति जो लगानी है, शाखा संगति। शाखा माने ब्रांच, पेड़ की टहनी, और साखी माने पेड़। समण संघ का साखी यानी समण साखी, समण का पेड़, और उसकी शाखा कौन? हम। उसके पत्ते कौन? हम। और काम क्या करना है? सन्निपात बहुल। और सन्निपात बहुल के अंदर हमने अपने परिवार के 5 लोगों को बैठा के करना है। ना आए कोई दूसरा, कोई चिंता नहीं। अगर 1000 परिवार हमारे पास हैं, और 1000 के 1000 परिवार कहीं नहीं जा सकते हैं, तो अपने परिवार को बैठा लो, अपने आसपास के 2-4 लोगों को बैठा लो, एक फोटो खींचो उनका, एक पीछे बैनर लगा लो, एक फ्लैक्स। 6 रुपए फुट पे, 8 रुपए फुट पे फ्लैक्स बन जाता है। मैं समन हूं, शाखा संगति, हाउस नंबर फलाना, घर इतना। उसका फोटो खींचो और डालो अपने रिश्तेदारों में। हमारी शाखा संगति तो हमारे परिवार में हो गई। जो शाखा संगति है वो परिवार से आरंभ होगी, सन्निपात बाहुल परिवार से आरंभ होगा। छोटे छोटे इसके नियम हैं। एक नियम मैंने बनाया था जो शनिवार को बताया, शुभ शनिवार में, कि हमको संग थूप रखना है। थूप मतलब स्तूप, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, ईंट का टुकड़ा, जिसको हम ये माने कि ये हमारे बुजुर्गों की निशानी है, ये हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ये हमारे जो जितने भी बुजुर्ग हुए जिन्होंने हमको सिखाया इकट्ठा रहना है, ये उनका चिन्ह है। इसको हम अशोक की लाट भी बोलते हैं, इसको इंद्रखील भी बोलते हैं, इसको थूप भी बोलते हैं, इसको स्तूप भी बोलते हैं, इसको स्तंभ भी बोलते हैं, और भी कई नाम है इसके, जगह 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 जगह। ये हमारे पुरखे पूर्वज, और जिनको हम कहते हैं ना कि हम अपने पितरों को पूज रहे हैं। पितरों का मतलब है माता पिता जो जा चुके हैं, जो आदर्श हैं, बस उनका एक सिंबल अपने पास रखना है।
जिस दिन शाखा संगति यानी सन्निपात बाहुल करना है आपने रोज भी कर सकते हैं, और जिस दिन आप शनिवार को करें उस दिन समूह में कर सकते हैं। इसका दूसरा नियम मैं आज यहाँ बता रहा हूं कि इसके साथ आपने क्या करना है। हम अपने संबोधन में, जो हमारा संबोधन है उसमें हम बोलते हैं जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरु जी, संत साहेब, वंदामी, और सत श्री अकाल, या बंदगी, या जय गुरु जी, या गुरुदेव की जय। बहुत सारे हमारे संबोधन हैं, बहुत सारे। और इन सारे सारे नमो बुद्धाय भी है। इन सारे संबोधनों में हम अपने महापुरुषों का जयकारा लगाते हैं, उनको याद करते हैं, और उनको याद कर कर, उनको नमन करके, उनको नमामि करके उनके प्रति हम अपनी जो कृतज्ञता है वो प्रकट करते हैं। पर अगर सामूहिक रूप से अपने सारे हजारों जो महापुरुष हैं, अगर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी हो तो कैसे करेंगे? हम अपने सभी महापुरुषों को नमन करते हैं, सिंपल सा हो गया। और सारे महापुरुषों का जो संघ है, क्योंकि सारे महापुरुष समण संघ के काम को आगे बढ़ाते हुए आए हैं, उसके अगुवा नहीं रहे हैं, उसके हेड नहीं रहे हैं, बस संघ को आगे बढ़ाते आए हैं, सिखाते आए हैं कि संघ की शरण में जाना है, संघ सबसे बड़ा है, संघ से बड़ा कोई नहीं है। सिखाते हैं और चले जाते हैं, सिखाते हैं और चले जाते हैं, सिखाते हैं और चले जाते हैं। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कोई संघ से अपना नाम लेके जा रहा हो या नाम देके जा रहा हो, सिर्फ संघ को, और संघ को नमन करते हुए जाते हैं। यानी इस पुराने बृहद जो हमारा पुरातन संघ है, समन संघ, उसको नमन करते हुए जाते हैं, साधु नमन करते हुए जाते हैं, संगति को नमन करते जाते हैं, संगत को नमन करते हुए जाते हैं, संगत को पूरी तरह से प्रणाम करते हुए जाते हैं, नमस्कार करते हुए जाते हैं, नमस्ते करते हुए जाते हैं, संगत के आगे झुकते हैं, संघ के आगे झुकते हैं। तो संघ को सर्वोपरि मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं। तो अगर हम संघ को नमन करते हैं तो जितने भी हमारे धर्म गुरु, मत गुरु, विचार गुरु, पथ प्रदर्शक, हमारे महापुरुष, हमारे देने वाले, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, चाहे साहब काशीराम हैं, चाहे वो कबीर साहब हैं, चाहे वो गुरु रविदास जी हैं, चाहे वो बुद्ध हैं, चाहे वो चोखा मेला है, चाहे वो गुरु चांद ठाकुर है, चाहे गुरु हरचंद ठाकुर है, हम एक ही बार में उनको नमन कर लेते हैं। और साथ ही साथ अपने हजारों साल पुराने जितने भी समन संगी रहे हैं शुरू से लेकर आगे तक, हम उनको भी वंदन नमन कर लेते हैं। वैसे तो हमारा संज्ञान है, तो बाद में मैं बताऊंगा आपको, पर हमारा संबोधन रहता है संघं नमामि। संघम नहीं बोलते हम, संघम खराब नहीं है, दोनों का अर्थ एक है। संघं नमामि, अंग आता है पाली के अंदर, पुराने समय में संघं, अंग अगर लग जाए तो मतलब का को की, संघ को नमन, संघं नमामि, संघ अंग नमामि। हम इसको संस्कृत भाषा में बोल सकते हैं संघम नमामि। तो संगम नमामि हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम पाली को रिवाइव कर रहे हैं। पर कोई अगर संगम नमामि बोलता है तो गलत नहीं बोलता है, उसको टोकने का नहीं है। अरे भाई तू संगम की जगह संगम बोल रहा है, तेरे को आता नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। क्योंकि उसका अर्थ भी यही है कि संघ को नमन, बात वही है। तो हमें अपने संघ को नमन करना है। तो अधिकतर जितने भी समन संगी हैं उनके खून में ये बात निकल आई है बाहर कि हमें अपने संघ को नमन करने से सारे महापुरुषों को एक ही बार में नमन हो जाता है। कोई कह सकता है आप बुद्ध को नमन नहीं करते। भाई बुद्ध संघ से परे नहीं है। हम बुद्ध को नमन करते हैं, हम उनके संघ को नमन करते हैं, उनको नमन करते हैं, वो संघ में आते हैं। कोई कह सकता है आप धम्म को नमन नहीं करते। हम कहते हैं भाई संघ में बहुत सारे धार्मिक लोग हैं जिन्होंने धम्म को चलाया है, हम पूरे संघ को नमन कर रहे हैं तो क्या धम्म को नमन नहीं कर रहे? कोई कह सकता है कि जी आप अलग से नमन नहीं कर रहे हैं। हम अलग से नमन नहीं कर सकते। कारण कारण क्या है कि संघ जो है वो धम्मिक नहीं है, पर संघ अधम्मिक भी नहीं है, ये ध्यान रखें। संघ धम्मिक भी नहीं है और संघ अधम्मिक भी नहीं है। संघ सारे धम्मिक लोगों का संघ है। मतलब इसमें गुरु रविदास जी वाले भी आते हैं, गुरु कबीर साहब वाले भी आते हैं, उसमें बुद्ध वाले भी लोग आते हैं,
उसमें ऐसे लोग भी आते हैं जो किसी गुरु को नहीं मानते हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग आते हैं जो क्रिश्चियन भी हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो मुस्लिम हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो हिंदू हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो अलग अलग धर्मों को मजहब को मानते हैं। हमारा किसी भी धर्म और मजहब से कोई बैर नहीं है, पर हम यहाँ किसी को प्रमोट नहीं कर सकते। पर हम किसी को ये भी नहीं कह सकते भाई तुम समण हो पर तुम इस धर्म को मानते हो इसलिए यहाँ से गेट आउट, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि समण संघ का जो रूल है वो ये है कि आप समण होने चाहिए। आपकी मान्यता क्या है ये आपका विषय है, संघ का विषय नहीं है। आप संघ के 10 गोल्डन नियम मानते हो या नहीं मानते हो ये संघ का विषय है। आप किस मत को मानते हो, किस मजहब को मानते हो, ये आपका विषय है, समन संघ का विषय नहीं है। पर आप अपने मत की चर्चा, अपने मत का प्रचार इधर नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है जो संविधान में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है संविधान में? नॉन रिलीजियस, यानी कि हम गैर, जो अधम्मिक होते हैं, धर्म से परे होते हैं, उसमें आते हैं, सभी धर्मों का मान करते हैं जैसे संविधान करता है। पर संविधान किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता। इसलिए संवैधानिक लोग हर धर्म की छुट्टी पे भारत को बधाई देते हैं। ईद वालों को ईद की बधाई, दिवाली वालों को दिवाली की बधाई, बुद्ध वालों को बुद्ध की बधाई, जैन वालों को जैन की बधाई, ईसाई वालों को क्रिसमस की बधाई, यहूदी वालों को इसकी बधाई, मोहम्मद वालों को इसकी बधाई, वो सबको देते हैं। यही कारण है कि यहाँ एक सामूहिक चलता है संघं नमामि, जो गैर धार्मिक है पर अधम्मिक नहीं है। अधम्मिक नहीं है, ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। कोई आके हमसे कहे जी आप अधम्मिक हो, हम अधम्मिक नहीं है, हम धम्मिक भी नहीं है। हम पूरी तरह से न्यूट्रल हैं, जिसको हम बोलते हैं संप्रदाय से परे। तो ये हमारा दूसरा काम है शुभ शनिवार को जो हम करें कि वहां जब हम मिलें तो ऐसे हाथ जोड़ के और 3 बार संघं नमामि संघं नमामि संघं नमामि करनी चाहिए। इसके बहुत तरीके हैं, बैठे बैठे कर सकते हो, 3 बार झुक के कर सकते हो, झुक के करोगे तो एक्सरसाइज हो जाएगी, वैसे बैठ के कर सकते हो पैरों में तो अच्छा पेट का संचालन, पेट का पाचन ठीक रहेगा, जैसी मुद्रा होती है। इसको खड़े होके करोगे, अगर टाइम नहीं है तो खड़े होके भी कर सकते हो, सर झुका के, खाली मुंह से भी बोल सकते हो। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए कि आप संघ को नमन कर रहे हैं। कैसे करेंगे, इसके सैकड़ों तरीके हैं। जैसे जापान के अंदर नमस्कार के 100 से ज्यादा तरीके हैं कि आपको नमस्कार करने के लिए 100 से ज्यादा प्रकार आपको मिलते हैं, क्योंकि भावना आपकी नमस्कार करने की होनी चाहिए, नमस्कार करने की होनी चाहिए। आपकी मुद्रा क्या है वो आपका उस समय विषय इस बात का है कि आप किस पोजीशन में कैसे बैठे, कैसे खड़े हैं, और वो जगह वस्तु कैसी है। आप जा रहे हैं कहीं और जाते जाते कुछ आते आते टकराते मिल गया, आप उसको संघन में बोलना है, तो भाई 3 बार झुक के तो नहीं करोगे सड़क पे, उसको फटाफट मुंह से बोलोगे, गर्दन हिलाओगे, चल दोगे आगे। तो संबोधन के तरीके अलग अलग बनते जाते हैं, पर सभाओं के अंदर 3 बार होना चाहिए ब्रकन। और भी आगे इसके नियम हैं जो हमने पहले भी पास किए, तो ये भी है। तो सन्निपात बाहु जब लगाना है और यहाँ भी संघं नमन बोलना है, और किसी को कोई डाउट हो वो पूछ सकता है, वो जो जो चाहे, किसी का कैसा भी सवाल हो। अभी 15 मिनट है मेरे पास में, क्योंकि 10 बजे के बाद पोर्टल ओपन हो जाएगा 0 आवर के लिए। अगर किसी के पास कोई और सवाल हो, कुछ कहना चाहे, पूछ सके। इसके और भी नियम है सन्निपात बाहुल के, मैं एक एक करके सब धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा, और वो धीरे सन्निपात बाहुल हमारा स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो समन संजय सिंह बौद्ध जयपुर, हैंड रेज है आपका, बताएं क्या सवाल है आपका। और भी जिनके सवाल हो वो हैंड रेज कर सकते हैं। संगम नमामि सर। संगन में बताएं। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय मेरे ये एक राम जी लाल जी नए जुड़े हुए हैं, उनका परिचय कराना चाह रहा था मैं, उनका परिचय ले एक बार। कराइए परिचय। राम जी लाल जी। रामजीलाल बहुत सर आइए। रामजीलाल बहुत सर। रामजीलाल बहुत संगम सर। रामजीलाल बहुत सर। संगम नमामि सर। संगन। संगठन तो हर हफ्ते बनते हैं, रोजाना बनते हैं, हर महीने बनते हैं। और बहुत सारे छोटे छोटे जाति के अंदर अलग अलग संगठन बने हुए हैं, हजारों लाखों संगठन बने हुए हैं। इसीलिए हमें समन संघ में जातीय अभ्यास करने के लिए कोई इजाजत नहीं है। यहाँ पर हमारा पद प्रतिष्ठा, मंचमाला, ये सारे चीजें नहीं है, क्योंकि ये भी हमारा नुकसानदायक है। हम पद के लिए बहुत सारे चीजें करते हैं, गलत गलत काम करते हैं, और हमारे मंच हमें नहीं दिया गया,
ये भी एक चीज है। हमें माला नहीं पहना गया, हमें पगड़ी नहीं पहनाया गया। ये सारे चीज जो होता है वो संगठन वालों ने करता है, और एक के बाद एक संगठन बढ़ते चले। हमारा समन लोगों के द्वारा इतने सारे संगठन बनाया हुआ है, लेकिन ये 77 सालों में कोई भी ऐसा संगठन है जो समन संघ के द्वारा जो चीजें, यानी कि जो क्वेश्चन है उसका उत्तर दे सके? नहीं दे पाएंगे। और हमारा समन लोगों का भला हुआ ऐसा भी हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि संगठन इतने बढ़ गया है। ये संगठन ही हमारा नुकसान का एक कारण है। उल्टा जो संगठन रहता है उनका जिक्र कम है, लेकिन हमारा नुकसान ज्यादातर हमारे ही लोगों का द्वारा जो संगठन बना हुआ है वही करते हैं। वो लोग तो कम है, संख्या में ज्यादा नहीं है, लेकिन हम 85% से ज्यादा होकर भी इतने लाखों संगठन बनाया हुआ है, इसीलिए हमें ये हालत बन गया है। हमारा समन संघ में पंजीकरण नहीं होता है। पंजीकरण तो होता है चीजों का, जो मोटर बाइक और कार एटसेट्रा, ये चीजों का, क्योंकि पंजीकरण करने के लिए एक मालिक होना चाहिए, एक ओनर होना चाहिए, एक प्लॉट होना चाहिए, एक फिनेंशियल अकाउंटेंट होना चाहिए, ट्रेजरर होना चाहिए, इतने सारे चीज होना चाहिए। लेकिन समन समन संघ जो है, संघ प्राकृतिक है, नेचुरल है। इसमें कोई भी पंजीकरण कर भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता। इसीलिए पंजीकरण का हमें जिक्र नहीं है। हमारे संघाधिदेश जो है ये बहुत मान्यता देना पड़ेगा। संघाधिदेश सबसे ऊपर होता है, क्योंकि संघ का जो आदेश होता है वो ऐसा आदेश होता है। हमारे पुराने जमाने में महासमन बुद्ध का जो आपने जानकारी है आप लोगों का, जो कुलियों के साथ जो विवाद हुआ था पानी लेकर के, उस समय गौतम थे, बुद्ध नहीं थे। तो गौतम ने कहा था जो मैं ये युद्ध नहीं मानते, इसीलिए उनको संघ ने निष्कासित किया था, शाक्य संघ ने। और निष्कासित करने के बाद उन्होंने उसको मानने के बाध्य हुए। उनका जो पिताजी है वो भी ये आदेश मानने के बाध्य हुए। बाद में गौतम ने बुद्ध बना, और ये सारे चीजें उनको दिमाग में आया, ये संघ ऐसा चीज है जो सबको मानना पड़ता है, संघाधिदेश जो है उसको सबको माना। इसीलिए उन्होंने बुद्ध बनने के बाद तुरंत संघ बनाया। धार्मिक संघ है लेकिन वो संघ है। अभी भी बहुत सारे संघ होते हैं हमारे देश में, छोटा छोटा ग्रुप ग्रुप करके। जैसे आजकल हम इधर देखते हैं 10 आदमी खड़ा होके बाइक लेकर के जा रहा है, कोई ट्रक लेकर के जा रहा है, खड़ा होके चंदा इकट्ठा कर रहा है काली पूजा के लिए। लेकिन वो संघ सही नहीं है, फिर भी वो संघ है, क्योंकि एक आदमी खड़ा होगा तो कोई चंदा नहीं देगा, 10 आदमी आ गया तो चंदा देता है। जितने सारे काम होते हैं वो खराब काम के लिए भी संघ बना लेता है। जो डेकोइट्स है, जो चोर चक्र है, वो भी संघ बना लेता है। लेकिन हमारा समन संघ जो है सही दिशा में समन लोगों को भला करने के लिए ये उद्देश्य लेकर के इतने सारे नियम बनाया है। इसीलिए हमारा समन संघ का जो आदेश होंगे उसको सबसे ऊपर मानना पड़ेगा। संघ राजनीति में नहीं जाएगा। इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों के मन में। ये संघ राजनीति में नहीं जाएगा तो बाबा साहब ने बताया ये मास्टर की है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल, उसका मीनिंग का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारे इधर हरिचाँद गुरुचाँद ठाकुर ने ये बोला था, जिसका जो जाति का राजा नहीं है वो ताजा नहीं है। इसका मतलब राजा बनने के लिए कहा है, कंट्रोल पाने के लिए, पूरा राजा बनने के लिए, लेकिन पॉलिटिक्स करने से ही हमारा राजा बन जाएगा ऐसा नहीं है। क्योंकि पॉलिटिक्स तो अभी भी चल रहा है। 77 सालों में कितने सारे, कम से कम समन लोगों को द्वारा
300 ऊपर पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो हमारा एक कंस्टिट्यूंसी में 12 लाख वोटर होता है एवरेज, और जो समन लोगों को द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें वोट मिलता है 12 लाख में 5,000 7,000। ऐसा हालत है क्योंकि 12-14 आदमी खड़ा हो गया एक साथ और वो 5,000 6,000, और बमन लोगों का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जीत जाता है। इसीलिए समन संघ का बैनर, समन संघ का लोगो, ये सारे चीज को इस्तेमाल करते हुए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगा, पॉलिटिक्स में सीधा समन संघ नहीं जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखने का जरूरत है, लेकिन समन संघ में जो जुड़ा हुआ है वो पॉलिटिक्स कर सकता है, बहुत जोर शोर से कर सकता है। ये बेहतर होगा समन संघ से ट्रेंड अप हो करके समन संघ का कंसेप्ट दिमाग में रखते हुए समन लोगों संगठन तो हर हफ्ते बनता है, रोजाना बनता है, हर महीने बनता है, और बहुत सारे छोटे छोटे जाति के अंदर अलग अलग संगठन बने हुआ है, हजारों लाखों संगठन बने हुए हैं। इसीलिए हमें समन संघ में जातीय अभ्यास करने के लिए कोई इजाजत नहीं है। यहाँ पर हमारा पद प्रतिष्ठा, मंचमाला, ये सारे चीजें नहीं है क्योंकि ये भी हमारा नुकसानदायक है। हम पद के लिए बहुत सारे चीजें करते हैं, गलत गलत काम करते हैं, और हमारे मंच हमें नहीं दिया गया, ये भी एक चीज है। हमें माला नहीं पहना गया, हमें पगड़ी नहीं पहनाया गया, ये सारे चीज जो होता है वो संगठन वालों ने करता है, और एक के बाद एक संगठन बढ़ते चले। हमारा समन लोगों के द्वारा इतने सारे संगठन बनाया हुआ है, लेकिन ये 77 सालों में कोई भी ऐसा संगठन है जो समन संघ के द्वारा जो चीजें, यानी कि जो क्वेश्चन है उसका उत्तर दे सके? नहीं दे पाएंगे। और हमारा समन लोगों का भला हुआ, ऐसा भी हमें देखने को नहीं मिलता है क्योंकि संगठन इतने बढ़ गया है। ये संगठन ही हमारा नुकसान का एक कारण है। उल्टा जो संगठन रहता है उनका जिक्र कम है, लेकिन हमारा नुकसान ज्यादातर हमारे ही लोगों का द्वारा जो संगठन बना हुआ है वही करते हैं। वो लोग तो कम है, संख्या में ज्यादा नहीं है, लेकिन हम 85% से ज्यादा होकर भी इतने लाखों संगठन बनाया हुआ है, इसीलिए हमें ये हालत बन गया है। हमारा समन संघ में पंजीकरण नहीं होता है। पंजीकरण तो होता है चीजों का, जो मोटर बाइक और कार एटसेट्रा, ये चीजों का, क्योंकि पंजीकरण करने के लिए एक मालिक होना चाहिए, एक ओनर होना चाहिए, एक प्लॉट होना चाहिए, एक फिनेंशियल अकाउंटेंट होना चाहिए, ट्रेजरर होना चाहिए, इतने सारे चीज होना चाहिए। लेकिन समन समन संघ जो है, संघ प्राकृतिक है, नेचुरल है, इसमें कोई भी पंजीकरण कर भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता, इसीलिए पंजीकरण का हमें जिक्र नहीं है। हमारे संघाधिदेश जो है ये बहुत मान्यता देना पड़ेगा। संघाधिदेश सबसे ऊपर होता है क्योंकि संघ का जो आदेश होता है वो ऐसा आदेश होता है। हमारे पुराने जमाने में महासमन बुद्ध का जो आपने जानकारी है आप लोगों का, जो कुलियों के साथ जो विवाद हुआ था पानी लेकर के, उस समय गौतम थे, बुद्ध नहीं थे, तो गौतम ने कहा था जो मैं ये युद्ध नहीं मानते, इसीलिए उनको संघ ने निष्कासित किया था, शाक्य संघ ने। और निष्कासित करने के बाद उन्होंने उसको मानने के बाध्य हुए। उनका जो पिताजी है वो भी ये आदेश मानने के बाध्य हुए। बाद में गौतम ने बुद्ध बना और ये सारे चीजें उनको दिमाग में आया, ये संघ ऐसा चीज है जो सबको मानना पड़ता है, संघाधिदेश जो है उसको सबको माना। इसीलिए उन्होंने बुद्ध बनने के बाद तुरंत संघ बनाया।
धार्मिक संघ है लेकिन वो संघ है। अभी भी बहुत सारे संघ होते हैं हमारे देश में, छोटा छोटा ग्रुप ग्रुप करके। जैसे आजकल हम इधर देखते हैं 10 आदमी खड़ा होके बाइक लेकर के जा रहा है, कोई ट्रक लेकर के जा रहा है, खड़ा होके चंदा इकट्ठा कर रहा है काली पूजा के लिए। लेकिन वो संघ सही नहीं है, फिर भी वो संघ है, क्योंकि एक आदमी खड़ा होगा तो कोई चंदा नहीं देगा, 10 आदमी आ गया तो चंदा देता है। जितने सारे काम होते हैं वो खराब काम के लिए भी संघ बना लेता है। जो डेकोइट्स है, जो चोर चक्र है, वो भी संघ बना लेता है। लेकिन हमारा समन संघ जो है सही दिशा में समन लोगों को भला करने के लिए ये उद्देश्य लेकर के इतने सारे नियम बनाया है। इसीलिए हमारा समन संघ का जो आदेश होंगे उसको सबसे ऊपर मानना पड़ेगा। संघ राजनीति में नहीं जाएगा। इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों के मन में। ये संघ राजनीति में नहीं जाएगा तो बाबा साहब ने बताया ये मास्टर की है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल, उसका मीनिंग का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारे इधर हरिचाँद गुरुचाँद ठाकुर ने ये बोला था, जिसका जो जाति का राजा नहीं है वो ताजा नहीं है। इसका मतलब राजा बनने के लिए कहा है, कंट्रोल पाने के लिए, पूरा राजा बनने के लिए, लेकिन पॉलिटिक्स करने से ही हमारा राजा बन जाएगा ऐसा नहीं है। क्योंकि पॉलिटिक्स तो अभी भी चल रहा है। 77 सालों में कितने सारे, कम से कम समन्स लोगों को द्वारा 300 ऊपर पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो हमारा एक कंस्टिट्यूंसी में 12 लाख वोटर होता है एवरेज, और जो समन लोगों को द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें वोट मिलता है 12 लाख में 5,000 7,000। ऐसा हालत है, क्योंकि 12-14 आदमी खड़ा हो गया एक साथ और वो 5,000 6,000, और बमन लोगों का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जीत जाता है। इसीलिए समन संघ का बैनर, समन संघ का लोगो, ये सारे चीज को इस्तेमाल करते हुए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगा। पॉलिटिक्स में सीधा समन संघ नहीं जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखने का जरूरत है, लेकिन समन संघ में जो जुड़ा हुआ है वो पॉलिटिक्स कर सकता है, बहुत जोर शोर से कर सकता है। ये बेहतर होगा समन संघ से ट्रेंड अप हो करके समन संघ का कंसेप्ट दिमाग में रखते हुए समन लोगों का भलाई करने के लिए ये उद्देश्य लेकर के कोई पॉलिटिक्स करे तो बेहतर है। और ज्यादा बेहतर है समन संघ के पास पूछ करके कोई समन संघ का, समन लोगों का भला करने के लिए पॉलिटिक्स करे तो वही अच्छा है। लेकिन समन संघ का खुद का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये समझने का चीज है। और हमारा ये संघातक जो होते हैं वो पुराने जमाने भी नहीं है, और अभी समन संघ जो है वहां पर भी नहीं होंगे। जो समन घात करने का इरादा लेकर के एंट्री लेंगे या फ्यूचर में आएंगे या अंदर रह कर के समन संघ का घात करने का कोशिश करेगा, समन संघ उसको जो पर्टिकुलर जो साजाए है वो देने के लिए तैयार है, और उनका वापसी नहीं है होने वाला है। समन जितने सारे हमारा समन संघ ने बनाया है, ये हमारा नियम, ये नियम सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम परिवर्तित नहीं होगा, ये नियम कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। समय के हिसाब से, समय के डिमांड से कुछ कुछ चीजें हो सकता है, इंक्लूशन हो सकता है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ढांचा है, ये ढांचा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। समन संघ का जितने सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं, सबसे यही विनती है, बहुत दूर चलना है, बहुत दूर जाना है। इतना बड़ा देश है, करोड़ों करोड़ों समन साथी है, सबके साथ
मिलजुल करके धीरे धीरे समझाने का कोशिश करें, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग लोगों द्वारा समझाने का तरीका भी अलग होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा है, एक स्कूल में एक क्लास में 200 स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन उनमें 10-20 ऐसा होता है, ज्यादा इंटीमेसी हो जाता है। और जो इंटीमेसी जब हो जाता है, वो 10-20 लोग हर वक्त एक साथ चलते हैं, हर वक्त एक साथ चलता है, लेकिन पूरा 200 आदमी एक साथ नहीं चलता है। फ्रेंडशिप भी ऐसा बनाना पड़ेगा जो वो 20 आदमी जैसा हम एक साथ चले। हमारा कोशिश ये रहेगा कि 100 से ज्यादा, 100 करोड़ों से ज्यादा लोग हैं, उनको धीरे धीरे समझाया जाए। और देश के कोने कोने में जहां पर जिस मोहल्ले में समन साथी नहीं है, वहां पर समन साथी बनाने का कोशिश करना चाहिए। हमारे इतने सारे राज्य हैं, हर राज्य से 100-100 आदमी ट्रेंड अप होंगे, स्पोक्स बनेंगे, तो कितने सारे स्पोक्स होंगे? बहुत ज्यादा ही स्पोक्स होंगे। और कम से कम 100 स्पोक्स बनाने का कोशिश, जो छोटा छोटा राज्य है, बड़ा जो राज्य है उसमें भी रीजन बेसिस, जैसे उत्तर प्रदेश में अवध है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, वो अलग अलग जो पुराने रीजन है वहां पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारा बंगाल में साउथ बंगाल, नॉर्थ बंगाल और पश्चिम भाग, ये जितने सारे वैकेंट हैं, यानी कि समन संघ का स्पोक्स नहीं है, वहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कैसे हमें समन लोगों को जोड़े। नहीं तो ऐसे एक स्टेट में या 2 स्टेट में या 3 स्टेट में रह जाएगा, बाकी पूरा देश खाली रह जाएगा। 51% कम से कम संख्या हमें जरूरी है। हर चीज हमें मिल जाएगा, लेकिन समन लोगों का द्वारा, समन संघ के द्वारा जो मुहिम जारी है एक इकट्ठा करने का, इसके लिए कम से कम 51% समन लोगों को एक साथ लाना पड़ेगा। इसीलिए आप जैसे मर्जी हो आप करें, आपके तरीके से करें। मैं मेरा तरीके से करूंगा, यानी कि मैं जो करूंगा आपको उस इलाका में नहीं चल सकता। आप जो करेंगे मेरे इलाका में नहीं भी चल सकता, लेकिन काम तो एक ही, गोल तो हमारा एक ही है, समन संघ में सब लोगों को शामिल करने का। अपना अपना तरीके से करें, लेकिन ईमानदारी से करें। अहम वहम जितने सारे हैं उसको त्याग दीजिए, क्योंकि हमारा अहंकार जो है उसके हमारा दिमाग में असर पड़ता है, स्वास्थ्य में असर पड़ता है, समाज में असर पड़ता है, हर जगह असर पड़ता है। इसीलिए सबके पुनः ये विनती है, आप लोग समन संघ के साथ कंधे कंधे से कंधे मिलाकर काम करें। पूरा देश भर में समन साथियों को जोड़ने का कोशिश करें। किसने कितना किया ये मायने नहीं रखता। कोई कम कर सकता है, कोई ज्यादा कर सकता है, किसी के पास ज्यादा टाइम है, किसी के पास कम टाइम है, लेकिन करे पॉजिटिव माइंड लेकर के हम सब करेंगे तो सारे के सारे समन संगी पूरा देश भर में समन जो मैसेज है वो चला गया, ऑलरेडी स्प्रेड हो गया। क्योंकि गालियां बक रहे, बहुत सारे लोग जो गालियां बक रहे, यानी कि वो समन संघ को समझा है, समझ करके गालियां बक रहे, क्योंकि उनका जो धंधा है वो धंधा चौपट होने वाला है, इसीलिए वो गालियां बक रहे। जैसे काली एक आदमी ने लिखा है फेसबुक में, ये मैव मैव संघ, मैव मैव यानी कि बिल्ली का वो उदाहरण दिया। तो मैंने एक दोस्त को बताया, आपको वो दिखाई दिया तो आपको लिख देना चाहिए, कुछ संगठन तो घेव घेव करता है, यानी कि डग जैसा, उसको लिख दीजिए। जो हम मेमू करते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, और जो घेव घेव करता है वो तो बिखर जाता है, वो हमारा समन लोगों का नुकसान करता है। ये हमारा हालत है, लेकिन कोशिश जारी रखना है, कोशिश जारी रख के आगे बढ़ना है। पुनः मैं सभी को संगम नमामि, मेरे बातों में कई गलती हो तो संग मुझे क्षमा करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।
संगम नमामि। साधु 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 बहुत बहुत साधु सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट दिया बहुत सर, सुंदर बहुत सर, बढ़िया, बहुत 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 अच्छा, साधुवाद बहुत सर। बढ़िया, बहुत बहुत मैं धन्यवाद सभी को, मैं बहुत बहुत देवी साधुवाद। जयपुर से। अभी दिलीप मंडल सर ने स्थित विस्तृत जानकारी दी। उससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न करना हो या कोई जानकारी लेना हो तो आए। और अभी लव सर, ये एक दो जो नंबर आ रहे हैं 1234 और आईफोन से जुड़े हैं कोई, ये कुछ नंबर हैं कि जो बिना नाम के जुड़े हैं। बिना नाम के का भलाई करने के लिए ये उद्देश्य लेकर के कोई पॉलिटिक्स करे तो बेहतर है, और ज्यादा बेहतर है समन संघ के पास पूछ करके कोई समन संघ का, समन लोगों का भला करने के लिए पॉलिटिक्स करे तो वही अच्छा है। लेकिन समन संघ का खुद का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये समझने का चीज है। और हमारा ये संघातक जो होते हैं वो पुराने जमाने भी नहीं है, और अभी समन संघ जो है वहां पर भी नहीं होंगे। जो समन घात करने का इरादा लेकर के एंट्री लेंगे या फ्यूचर में आएंगे या अंदर रह कर के समन संघ का घात करने का कोशिश करेगा, समन संघ उसको जो पर्टिकुलर जो साजा है वो देने के लिए तैयार है, और उनका वापसी नहीं है होने वाला है। समन जितने सारे हमारा समन संघ ने बनाया है, ये हमारा नियम, ये नियम सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम परिवर्तित नहीं होगा, ये नियम कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। समय के हिसाब से, समय के डिमांड से कुछ कुछ चीजें हो सकता है, इंक्लूशन हो सकता है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ढांचा है, ये ढांचा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। समन संघ का जितने सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं, सबसे यही विनती है, बहुत दूर चलना है, बहुत दूर जाना है। इतना बड़ा देश है, करोड़ों करोड़ों समन साथी है, सबके साथ मिलजुल करके धीरे धीरे समझाने का कोशिश करें, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग लोगों द्वारा समझाने का तरीका भी अलग होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा है, एक स्कूल में, एक क्लास में 200 स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन उनमें 10-20 ऐसा होता है ज्यादा इंटीमेसी हो जाता है। और जो इंटीमेसी जब हो जाता है, वो 10-20 लोग हर वक्त एक साथ चलते हैं, हर वक्त एक साथ चलता है, लेकिन पूरा 200 आदमी एक साथ नहीं चलता है। फ्रेंडशिप भी ऐसा बनाना पड़ेगा जो वो 20 आदमी जैसा हम एक साथ चले। हमारा कोशिश ये रहेगा कि 100 से ज्यादा, 100 करोड़ों से ज्यादा लोग हैं, उनको धीरे धीरे समझाया जाए, और देश के कोने कोने में जहां पर जिस मोहल्ले में समन साथी नहीं है, वहां पर समन साथी बनाने का कोशिश करना चाहिए। हमारे इतने सारे राज्य हैं, हर राज्य से 100-100 आदमी ट्रेंड अप होंगे, स्पोक्स बनेंगे, तो कितने सारे स्पोक्स होंगे, बहुत ज्यादा ही स्पोक्स होंगे। और कम से कम 100 स्पोक्स बनाने का कोशिश, जो छोटा छोटा राज्य है, बड़ा जो राज्य है उसमें भी रीजन बेसिस, जैसे उत्तर प्रदेश में अवध है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, वो अलग अलग जो पुराने रीजन है वहां पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारा बंगाल में साउथ बंगाल, नॉर्थ बंगाल और पश्चिम भाग, ये जितने सारे वैकेंट है, यानी कि समन संघ का स्पोक्स नहीं है, वहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कैसे हमें समन लोगों को जोड़े। नहीं तो ऐसे एक स्टेट में या 2 स्टेट में या 3 स्टेट में रह जाएगा, बाकी पूरा देश खाली रह जाएगा। 51% कम से कम संख्या हमें जरूरी है।
हर चीज हमें मिल जाएगा, लेकिन समन लोगों का द्वारा, समन संघ के द्वारा जो मुहिम जारी है एक इकट्ठा करने का, इसके लिए कम से कम 51% समन लोगों को एक साथ लाना पड़ेगा। इसीलिए आप जैसे मर्जी हो आप करें, आपके तरीके से करें। मैं मेरा तरीके से करूंगा, यानी कि मैं जो करूंगा आपको उस इलाका में नहीं चल सकता है, आप जो करेंगे मेरे इलाका में नहीं भी चल सकता है, लेकिन काम तो एक ही, गोल तो हमारा एक ही है, समन संघ में सब लोगों को शामिल करने का। अपना अपना तरीके से करें, लेकिन ईमानदारी से करें। अहम वहम जितने सारे हैं उसको त्याग दीजिए, क्योंकि हमारा अहंकार जो है उसके हमारा दिमाग में असर पड़ता है, स्वास्थ्य में असर पड़ता है, समाज में असर पड़ता है, हर जगह असर पड़ता है। इसीलिए सबके पुनः ये विनती है, आप लोग समन संघ के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करें, पूरा देश भर में समन साथियों को जोड़ने का कोशिश करें। किसने कितना किया ये मायने नहीं रखता, कोई कम कर सकता है, कोई ज्यादा कर सकता है, किसी के पास ज्यादा टाइम है, किसी के पास कम टाइम है, लेकिन करे, पॉजिटिव माइंड लेकर के हम सब करेंगे तो सारे के सारे समन संगी पूरा देश भर में समन जो मैसेज है वो चला गया, ऑलरेडी स्प्रेड हो गया। क्योंकि गालियां बक रहे, बहुत सारे लोग जो गालियां बक रहे, यानी कि वो समन संघ को समझा है, समझ करके गालियां बक रहा है, क्योंकि उनका जो धंधा है वो धंधा चौपट होने वाला है, इसीलिए वो गालियां बक रहे हैं। जैसे काली एक आदमी ने लिखा है फेसबुक में, ये मैव मैव संघ, मैव मैव यानी कि बिल्ली का वो उदाहरण दिया। तो मैंने एक दोस्त को बताया, आपको वो दिखाई दिया तो आपको लिख देना चाहिए, कुछ संगठन तो घेव घेव करता है, यानी कि डग जैसा, उसको लिख दीजिए। जो हम मेम्यू करते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, और जो घेव घेव करता है वो तो बिखर जाता है, वो हमारा समन लोगों का नुकसान करता है। ये हमारा हालत है, लेकिन कोशिश जारी रखना है, कोशिश जारी रख के आगे बढ़ना है। पुनः मैं सभी को संगम नमामि, मेरे बातों में कई गलती हो तो संग मुझे क्षमा करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। संगम नमामि। साधु 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 बहुत साधु सुंदर बहुत सर, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट दिया बहुत सर, सुंदर बहुत सर, बढ़िया, बहुत 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 अच्छा, साधुवाद बहुत सर। बढ़िया। बहुत बहुत मैं धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत देवी साधुवाद। जयपुर से। अभी दिलीप मंडल सर ने विस्तृत जानकारी दी। उससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न करना हो या कोई जानकारी लेना हो तो आए। और अभी लव सर, ये एक दो जो नंबर आ रहे हैं 1234, और आईफोन से जुड़े हैं कोई, ये कुछ नंबर हैं कि जो बिना नाम के जुड़े हैं, बिना नाम के जुड़े हैं।